नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं स्किल प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन पोर्टल पे। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कक्षा 10वीं यानी कि L2 कक्षा में वैषयिक शिक्षा के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर जो ब्रांच चल रही है राजस्थान के अंदर, जो कि केंद्रीय प्रवर्तित स्कीम है, जिसे वोकेशनल शिक्षा के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर करके ट्रेड चलाई जा रही है सरकारी स्कूलों में। तो उसके अंदर कक्षा 10वीं के बुक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो 30 नंबर का यानी कि 30 नंबर का जो पेपर 11 अप्रैल को होना है, तो उसके लिहाज से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक्स में है, तो मैं आपको डिटेल से इस वीडियोस में बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको बता दूं, इस वीडियोस को देखने के बाद में आपको कोई एक्स्ट्रा सोर्स से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियोस को, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आशा करता हूं कि ये बुक्स आपकी सभी के स्कूल्स में कक्षा 10वीं यानी कि L2 के विद्यार्थियों के द्वारा जो है पढ़ी जा रही है, यानी कि ये आपके बुक चल रही होगी। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर ट्रेड की, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसका जॉब रोल फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लायंसेस है। ये भी आपको टीचर ने आपको बताया होगा। कक्षा 10वीं की बात कर रहे हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा अजमेर के द्वारा अनुमोदित है। तो चलिए इस बुक्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम सामग्री में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपका यहाँ वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है, उसके बाद मिक्सी है, जूसर है, उसके बाद में विभिन्न प्रकार के जो ओवन है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, उसके बाद में आपका गीज़र है। ये सभी आपके सिलेबस में है। आपका जॉब रोल मैंने 2 मिनट पहले चर्चा की थी, जो कि फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लायंसेज आपका जॉब रोल है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके कंटेंट्स की। यहाँ से आपका कंटेंट की बात करें तो आपकी टोटल अगर बात करें तो 100 नंबर का ये पेपर होना है, जिसके अंदर से आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, जो कि आपका कंप्लीट करवा लिया गया है। 20 नंबर के सेशनल है, ये भी आपको दे दिए गए हैं। टोटल आपके 70 नंबर का जो सिलेबस के अंदर, यानी कि आपके जो परीक्षा में जुड़ना है आपकी मार्कशीट में, वो तो आपका 70 नंबर का हो चुका है। परंतु अब यहाँ पे 11 अप्रैल 2023 को जो एग्ज़ाम से कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का होना है, वो आपका 30 नंबर में से होना है। ध्यान रहे, 30 नंबर में कैंडिडेट्स को जो विद्यार्थी हैं उनको पास होना अति आवश्यक है। इसके लिए पास होने के लिए मिनिमम आपके 40 नंबर यानी कि 14 नंबर आपके पास में होने चाहिए। अगर और भी आप अच्छी स्केलिंग, अच्छी ग्रेड आप ऑब्टेन करना चाहते हैं, अच्छी आपकी परसेंटाइल ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो मे भी आप 30 में से जो भी जितने भी 20 नंबर ला सकते हैं, 25 नंबर ला सकते हैं। काफ़ी ईजी एंड आपका काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। आप कंटेंट देख पा रहे हैं। सबसे पहले इकाई हम पहले की बात करें तो इसमें और करंट से सुरक्षा देने के उपकरण कौन कौन से हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद टूल्स और उपकरण की बात करेंगे, मिक्सर, गीजर और मरम्मत रखाव की बात करेंगे, माइक्रोवेव ओवन की बात करेंगे, कार्यस्थल पे क्या क्या सुरक्षा होनी, ये चीज़ें बात करेंगे। इसके अंदर हमारे 30 नंबर में आपका जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मशीन से और ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस क्या होती हैं। आपने जैसा देखा है कि घरों में जो भी यहाँ पे टीवी लगाए जाते हैं, अनेक प्रकार के पावर सॉकेट्स में उनका कनेक्शन किया जाता है, जो कि हमारे द्वारा ये आपका चित्र देख सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको दिमाग नहीं लगाएं। उसके बाद में हमारे पास में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे टॉपिक से पढ़ना है, वो सबसे पहले हमको पढ़ना है कि और करंट संरक्षण उपकरणों की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले आप देखें, किसी भी चालक में यानी कि किसी भी धातु में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि आई यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ती है तो उसके अंदर जो ऊष्मा है यानी कि तापक्रम जो है, जो आपकी जैसे जैसे आपकी धारा किसी धातु में बढ़ेगी तो आपका हीट यानी कि ऊष्मा भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ेगी तो आपका टेम्परेचर नहीं आएगी, तापक्रम भी बढ़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी युक्ति को वो जो चीज़ें हैं वो आपकी युक्ति के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास में काफ़ी प्रकार की जो डिवाइस हैं, काफ़ी प्रकार की जो युक्तियाँ हैं, उपकरण हैं, वो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा। किसी भी चालक में अधिक धारा प्रवाहित होने, साथ ही उसके कारण जो ऊष्मा का अधिक उसमें संचरण होता है, उसके बाद में जो उसमें तापक्रम है वो भी बढ़ जाता है। तो इसके साथ आपकी युक्ति जो है काफ़ी नुकसानदायक यहाँ पे होता है। यहाँ पे करंट ले जाने की क्षमता को एम्पासिटी कहते हैं, ये भी आप याद रखें। एम्पासिटी किसे कहते हैं? करंट को ले जाने की क्षमता को यहाँ पे एम्पासिटी कहते हैं। अगर हम बात करें गोज की, तो 3 गोज का जो वायर है वो 100 एम्पियर तक सहनशीलता होती है, यानी कुछ क्षमता होती है। 6 गोज का तार जो होता है वो 65 एम्पियर की क्षमता होती है। 8 गोज के तार की जो क्षमता है वो 50 एम्पियर तक हो सकती है। 10 गोज के तार की 30 एम्पियर तक हो सकती है। 12 गेज के तार की 20 एम्पियर और 14 गेज के एम्पियर की आपका
15 एम्पियर तक यहाँ पे होती है। उसके बाद में हमारे पास में कुछ सर्किट्स हैं जो कि सर्किट ब्रेकर है, फ्यूज़ है, जो कि और करंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस के रूम में यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो आ सकता है वो सिंपल ये आ सकता है कि हाल ही में सर्किट ब्रेकर और फ्यूज जैसे जो युक्तियाँ हैं वो क्यों काम में ली जाती है। तो आप यहाँ पे आंसर देना है और करंट प्रोटेक्शन डिवाइस के रूप में, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि और करंट प्रोटेक्शन डिवाइस कौन कौन सी होती है। तो सर्किट ब्रेकर और फ्यूज ये आपके दो ऑप्शन हो जाएंगे। फ्यूज़ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपके पास में कार्टेज फ्यूज़ है, ये आपकी एमसीबी है और ये आपकी किटकैट स्विच है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये और करंट को रोकने के लिए या फिर और करंट को प्रवाहित होने के लिए रोकने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है कि अधिक करंट को यहाँ पे उपकरण में संचरण नहीं करने देती। तो ये डिवाइस आप याद रख सकते हो, फ्यूज़ और आपके एमसीबीज़। नेक्स्ट हमारे पास में जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका शॉर्ट सर्किट ग्राउंड फॉल्ट है। आमतौर पे आप देखते हैं कि जो भी सर्किट्स होते हैं बिजली के करंट या कंडक्टर की एम्पासिटी से अधिक अगर धारा प्रवाहित हो जाए तो बेसिकली उसमें और करंट यहाँ पे प्रवाहित हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और करंट होने की अधिकतम 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन ओवरलोड हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अर्थिंग करंट हो सकता है। ओवरलोड में आपको सिंपल याद करना है कि अगर आपके पास में किसी भी तार की कैपेसिटी या फिर किसी भी उपकरण की कैपेसिटी मान लेते हैं 10 एम्पियर है, लेकिन आपने उस 10 एम्पियर की क्षमता से अधिक यानी कि 20 एम्पियर प्रवाहित कर दिया या फिर 30 एम्पियर उसमें प्रवाहित कर दिया, तो उस कारण से जो उसमें नुकसान होता है उसे हम ओवरलोड यानी कि अधिभार यहाँ पे कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखें। जैसे आप देख सकते हैं हमने एक एनर्जी मीटर के साथ में काफ़ी प्रकार के एक लैंप लगा दिया, रेफ्रिजरेटर लगा दिया, माइक्रो ओवन लगा दिया, इलेक्ट्रिक प्रेस लगा दी, इलेक्ट्रिक चिमनी लगा दी, इस प्रकार से जूसर, इलेक्ट्रिक कैटल और वॉशिंग मशीन लगा दी। तो ये एक अधिभार का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये भी यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट सर्किट, दूसरा हमारे पास में शॉर्ट सर्किट क्या होता है। कई बार अपन क्या करते हैं कि हमारे पास में जो फेज़ होता है एक न्यूट्रल होता है। हमारे पास में फेज़ जो होता है अगर हम बात करें फेज़ यानी कि फेज़ तार और दो फेज़ तार ये आपस में अगर टच हो जाते हैं, ये फेज़ तार है और ये भी फेज़ तार, अगर इन दोनों को टच कर दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि धारा का प्रवाह जो है काफ़ी बढ़ जाता है। या फिर आप देख सकते हैं किसी भी फेज़ को और एक न्यूट्रल तार को आपस में शॉर्ट कर दिया जाए यानी कि आपस में जोड़ दिया जाए तो भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, आप इनको एग्जाम में जरूर रटें। अच्छा, अगर हमारे पास में किसी भी फेज़ को फेज़ से कनेक्ट किया जाए तो भी सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। अगर फेज़ को किसी न्यूट्रल तार से न्यूट्रल वायर से कनेक्ट किया जाए तो भी यहाँ पे हमारे पास में शॉर्ट सर्किट होगा। आप एग्जाम में इनको पढ़ के जाएं कि शॉर्ट सर्किट के अंदर किस प्रकार से होता है। तो फेज़ या फेज़ को जोड़ देना या फिर फेज़ को न्यूट्रल से जोड़ देना, ये दो इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बात करें अगर फेज़ से फेज़ हम जोड़ेंगे तो शॉर्ट सर्किट में धारा का प्रवाह जो है काफ़ी उच्च होगा, साथ ही उसके तापक्रम भी उच्च होगा। तो उसके अंदर जो तापक्रम है वो काफ़ी डिग्री सेल्सियस में बढ़ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि धारा अधिक बढ़ेगी तो उसका तापक्रम बढ़ेगा, उसकी ऊष्मा बढ़ेगी, साथ ही उसका जो तापक्रम की जो डिग्री है वो भी काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल्स के साथ में आप डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारे पास एक लैंप है, यहाँ पे हमारे पास फेज़ तार है, ये हमारे पास में न्यूट्रल तार है। दोनों को भूलवंश अगर ये टच हो जाए तो हमारे पास में कौन सा सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये फेज़ तार है, ये आपका ये न्यूट्रल तार है, ये आपका फेज़ तार है। अगर फेज़ और न्यूट्रल आपस में अगर टच हो जाए तो आपके पास में स्पार्किंग के रूम में ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अर्थिंग फॉल्ट्स, नेक्स्ट हमारे पास में आता है अर्थिंग फॉल्ट्स क्या होते हैं। तो अर्थिंग फॉल्ट्स का बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें हम देखें कि एक चालक में विद्युत प्रवाह जो विद्युत करंट का प्रवाह के साथ में पथ में प्रवाहित हो जाए, यानी कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है और एक हमारे पास में विद्युत का उपकरण है। अगर इसमें दोनों में विद्युत प्रवाहित हो जाए या फिर हम इस चीज़ को यूँ समझे कि एग्जाम्पल के रूप में देखें, अगर आप ड्रिल मशीन करते हैं, ड्रिल मशीन अगर आप लोग करते हैं घर पे, तो ड्रिल मशीन और धातु की वस्तु अगर आपस में टच हो जाए, यानी धातु की वस्तु, ड्रिल मशीन और धातु की वस्तु जो भी तार है ये आपस में अगर टच हो जाए तो हमारे पास कौन सा सर्किट होगा, अर्थिंग फॉल्ट होगा। आप पढ़ के जाएं, ये भी एग्जाम में अर्थिंग फॉल्ट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्टिविटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको अभी ड्रॉप कर दें, इसको ना पढ़ें। सिंपल आपको अभी जो पढ़ के जाने हैं वो 3 जो मैंने प्रक्रिया बताई, 3 जो ओवरलोड की सिचुएशन बताई, ओवरलोड जो कि हमारे पास में अधिक धारा के प्रवाहित होने से होता है, शॉर्ट सर्किट जो कि हमारे पास में फेज़ और न्यूट्रल और फेज़ को आपस में जोड़ने से होता है। अर्थिंग फॉल्ट्स की हम बात करें तो अर्थिंग फॉल्ट्स में हमारे पास में सिंपली कोई भी वस्तु किसी भी उपकरण या फिर चालक से कनेक्ट हो जाए या जुड़ जाए या फिर उसका संयोजन हो जाए तो यहाँ पे इसमें बनता है। नेक्स्ट हमारे पास में पढ़ना है और करंट संरक्षण उपकरण क्या होता है, जिसमें कंडक्टर में अधिक करंट के प्रवाहित होने से उसमें ऊष्मा बढ़ जाती है, साथ ही वो युक्ति हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। फ्यूज़ मैंने बताया किटकैट, कार्टीज और हमारे पास एमसीबी जो है, कुछ ऐसे प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं जो हमारे पास में उच्च धारा को रोकने में काफ़ी सहायक होते हैं।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ पे आप देखें तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि और करंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम देखें तो फ्यूज़ हमारे पास में होता है, आप याद रखें फ्यूज़, और हमारे पास एमसीबी होती है। ये दो ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास में उच्च धारा को प्रभावित होने से रोकने का कार्य करती है। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे फ्यूज़ क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा फ्यूज़ क्या होती है। तो फ्यूज़ और एमसीबी की दोनों की मैं एक साथ बता देता हूँ, ये दोनों फेज में जोड़े जाते हैं। सबसे पहली बात आपसे पूछेगा कि एमसीबी का कनेक्शन किस में किया जाता है, फेज या न्यूट्रल में, तो फेज में किया जाता है, न्यूट्रल में नहीं किया जाता। दूसरी बात एमसीबी का बी फेज में किया जाता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद फ्यूज़ की हम बात करें तो फ्यूज़ क्या करता है, अधिक करंट को बहाने से या फिर अधिक करंट को संचरित होने से रोकता है। अगर हमारे पास में करंट अधिक बढ़ गई तो उससे डिवाइस को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, फ्यूज़ करता है। दूसरी बात ये याद रखेंगे। उसके अंदर फ्यूज़ का अन्य नाम हम बात करें तो इसको अन्य नाम से जो कहा जाता है वो हमारे पास में है वन टाइम डिवाइस, ठीक है। आपसे पूछेगा कि वन टाइम डिवाइस निम्न में से कौन सी है, ठीक है, वन टाइम डिवाइस, तो आपको कहना है फ्यूज़ को वन टाइम डिवाइस भी कहते हैं। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि फ्यूज़ जो है बेसिकली इसमें धारा अधिक होगी, ऊष्मा बढ़ेगी तो तापक्रम बढ़ेगा, और तापक्रम बढ़ेगा तो विद्युत की जो उपकरण लगा हुआ है उसको शॉर्ट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। यानी कि अधिक करंट को प्रवाहित नहीं हो या फिर अधिक करंट के प्रवाहित होने से सुरक्षा के लिहाज से हमारे पास में फ्यूज़ का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बाजार में आपने देखा कि फ्यूज़ कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मिनी फ्यूज़ होता है, एमसीडी फ्यूज़ होता है, कार्टेज फ्यूज़ होता है, एक्शियल फ्यूज़ होता है। ये सभी प्रकार के फ्यूज़ हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से फ्यूज़ के कौन कौन से प्रकार का। फ्यूज़ का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, आप ये भी पढ़ के जाए। सबसे पहले मिनी फ्यूज़ होता है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारे पास में मिनी फ्यूज़ है, ये मिनी फ्यूज़ हो गया, ये एमसीडी फ्यूज़ हो गया, ये हमारे पास कार्टेज फ्यूज़ हो गया, और ये हमारे पास में एक्शियल फ्यूज़ होगा। ये चारों फ्यूज़ आपको याद करके जाने। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि फ्यूज़ एलिमेंट्स में कौन कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। बेसिकली फ्यूज़ को बनाने में हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो टिन करते हैं। दूसरा शीशा, याद करके जाए, इनको एग्जाम में पूछेगा पक्का। दूसरा हमारे पास में कॉपर है, और नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम है। ये चार धातुओं में कोई भी दो धातु आप ले सकते हैं, लेड और टिन भी ले सकते हैं, यानी कि टिन और शीशा धातु का उपयोग जो है वो फ्यूज़ तार को बनाने में किया जाता है। फ्यूज़ की आकृति, उसकी संरचना आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें फ्यूज़ की तो ये थोड़ा मैं इसको जूम कर दिया। सबसे पहले बॉडी होती है, बॉडी आपकी बताऊं फ्यूज़ की तो वो सैरेमिक धातु की बनी होती है। उसके अंदर फ्यूज़ कैरियर होता है जो कि उसके धारा को प्रभावित करता है, और एक फ्यूज़ एलिमेंट होता है जो कि हमारे पास में फ्यूज़ के तार को कनेक्ट करने या फिर जोड़ने के लिए काफ़ी सहायक होता है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि फ्यूज़ में कोई दो भाग आपको बताने हैं, तो बेस बॉडी होगी, फ्यूज़ एलिमेंट हो गया, फ्यूज़ कैरियर हो गया, ठीक है। दूसरी बात, फ्यूज़ में मेल्टिंग पॉइंट यानी कि हमारे पास में जो गलनांक है वो काफ़ी कम होता है, जो भी हम तंतु लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं उसका, और उसकी प्रतिरोधकता है वो काफ़ी अधिक होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी एग्जाम में पढ़ के जाएं कि प्रतिरोधकता तो किसी भी फ्यूज़ तार की अधिक होती है, परंतु उसका गलनांक जो है वो कम होता है। ये आप एग्जाम में पढ़ के जाएँ। और फ्यूज़ जो है लेड और टिन धातु का बना होता है, जिसमें तांबा, जस्ता और एल्यूमिनियम भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूज़ का सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शॉर्ट ये आने की संभावना है। फ्यूज़ का सिद्धांत बेसिकली करंट के ताप प्रभाव पर निर्भर करता है, बस इतना ही आपको याद करके जाना है। ध्यान रहे, फ्यूज़ का सिद्धांत करंट के ताप प्रभाव पर निर्भर करता है। ये फ्यूज़ का सिद्धांत होता है। और फ्यूज़ को बनाने के लिए बाई मेटल जो होती है, यानी कि अलग अलग भिन्न प्रकार की धातु होती है जिसके अंदर फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। बेसिकली फ्यूज़ दो प्रकार के होते हैं, आप इसको पढ़े तो पढ़ सकते हैं। सिल्वर का जो तापक्रम होता है 980 डिग्री सेल्सियस होता है, टिन का हमारे पास में 240 होता है। तो ये आप पढ़ के जाए तो पढ़ सकते हैं। फ्यूज़ बेसिकली एसी और डीसी दो प्रकार के होते हैं, बस इतने आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूज़ का सर्किट डायग्राम आपसे पूछ सकता है कि विद्युत परिपथ फ्यूज़ का बनाओ। तो यह हमारे पास में यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा यहाँ से बताऊँ, एक यहाँ से देखिए, ठीक है। अगर मैं फ्यूज़ का डायग्राम बनाऊँ तो सिंपल आपके पास में एक बैटरी चाहिए जो कि प्लस होगा, एक हमारे पास में माइनस होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास में यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक फ्यूज़ लगा दिया, और इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाहित होगा, ये हमारे पास फ्यूज़ है, आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास फ्यूज़ है, और यहाँ से विद्युत धारा का वापस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये विद्युत का जो परिपथ है फ्यूज़ के लिए हो गया। तो ये आपको एग्जाम में रट के जाना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।
नेक्स्ट पॉइंट आप इसका कुछ और देख सकते हैं, व्यूज़ आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि फ्यूज़ का सर्किट डायग्राम या कि परिपथ जो होता है फ्यूज़ का वो कैसा होता है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास में एमसीबी क्या होती है। एमसी का सबसे पहले आपको नाम रट के जाना है कि इसका पूरा नाम क्या होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का पूरा नाम होता है, जो कि अधिक करंट को प्रवाहित होने से रोकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी पॉइंट, ये फ्यूज़ का ही मॉडिफाई वर्जन होता है, यानी कि फ्यूज़ के बाद में एमसीबी का यूज़ किया जाता है, जो कि उच्च धारा को रोकने का कार्य करती है युक्ति। उसके बाद में एमसीबी को बेसिकली हम यहाँ पे सर्किट ब्रेकर के नाम से भी जानते हैं। बहुत छोटा परिपथ होता है, लघु और मिनी शब्दों के नाम से इसको जानते हैं, ध्यान रखें, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके डायग्राम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारे पास में एमसीबी होती है, आपके सर ने बताया होगा। एमसीबी के कोई भी 3 भाग आपको रट के जाने, ध्यान रखना एग्जाम में आपसे पूछेगा एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है। दूसरी बात, एमसीबी क्या काम करती है ना, और उससे बाद में पूछेगा कि एमसीबी के कोई 3 भाग या फिर 5 भाग आपको लिखने हैं। पहला भाग आप देखें, इनकमिंग टर्मिनल है, कॉपर ब्रेड है, आर्क शूज है, उसका चुंबकीय कॉइल है, ऑन ऑफ स्विच है, बाई मेटल स्ट्रिप है और आउट गोइंग टर्मिनल्स है। इनको आप रट्टे मार के जाएं, इनकमिंग टर्मिनल्स, कॉपर ब्रेड, आर्क शूज शूट, उसके बाद चुंबकीय कॉइल, ऑन ऑफ स्विच, बाई मेटल पट्टी, आउट गोइंग टर्मिनल्स। इनको आप रट्टे मार के जाएं, कोई भी 2 या फिर 5 आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप देखें तो बाई मेटेलिक के स्ट्रिप की बात करें तो बाई मेटेलिक में हम जो धातु यूज़ की जाती हैं वो ध्यान रखें, स्टील, ठीक है, स्टील, और हमारे पास में नेक्स्ट हमारे पास धातु है पीतल, ठीक है, पीतल। तो स्टील और पीतल की बाई मेटेलिक स्ट्रिप बनी होती है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा बाई मेटेलिक स्ट्रिप किस धातु की बनी होती है, तो आपको बताना है स्टील और पीतल धातु की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, बस आपको इसमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। जो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज़ें मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, फालतू चीज़ मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स में हम जाएंगे। देखिए अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, एक तो मैंने फ्यूज़ पढ़ाया, एक मैंने आपको पढ़ाया एमसीबी पढ़ाई, एक मैंने पढ़ाया कि और करंट जो प्रोटेक्शन होता है वो कौन कौन सी 3 विधियों से किया जाता है, जिसमें और अधिभार था यानी और करंट और लोड था, उसके बाद में हमारे पास में शॉर्ट सर्किट था, एक अर्थिंग था, ठीक है। ये चीज़ आपको पढ़ के जानी है। तो बेसिकली आपको 15 मिनट में आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़ के जानी है। चलिए बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास में मोटर है। मोटर की हम बात करें, बेसिकली ये एक इस प्रकार का उपकरण होता है, इस प्रकार की युक्ति होती है जो घूमने का कार्य करती है। बेसिकली इसमें हम विद्युत ऊर्जा जब देते हैं तो ये हमें यांत्रिक ऊर्जा यानी कि कोई कार्य करके देती है, तो इस प्रकार की युक्ति को मोटर कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में इसकी डेफिनेशन आपके पास में मैंने आपको बता दी कि मोटर क्या होती है, तो आपको बताना है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को मोटर कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग की हम बात करें, बिजली के पंखे हैं, रेफ्रिजरेटर है, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन इत्यादि जो उपकरण हैं उसमें हम विद्युत मोटर का उपयोग लेते हैं। अगर स्क्रीन पे आप देखिए डायग्राम को, तो मैंने यहाँ पे विद्युत ऊर्जा दी और मैंने यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की, और ये हमारे पास में एक मोटर है। मोटर के कुछ भाग की हम बात करें तो सबसे पहला भाग हमारे पास है, मोटर एक विद्युत मशीन है जो कि एक तो यहाँ पे स्थिर भाग जिसे स्टेटर कहते हैं, एक रोटर यानी कि जिसे गतिशील अवस्था में जो भाग होता है उसे कहते हैं। तो स्टेटर, रोटर और एक हमारे पास में होता है आर्मेचर और एक बाहरी बॉडी। तो इस प्रकार से हमारे पास में मोटर बनी होती है। अगर हम बात करें इसके संरचना की तो आप इस प्रकार से मोटर आपके घरों में देखते हैं। ये हमारे पास में योक होता है जिसे हम कहते हैं बॉडी, और ये हमारे पास में स्टेटर है और इसके अंदर हमारे पास में एक रोटर होता है। इस रोटर के ऊपर हमारे पास एक कम्यूटेटर होता है और ब्रशेस की सहायता से वो उससे कनेक्ट होता है। अगला टॉपिक हमारे पास में जो है इसका सिद्धांत है। तो मोटर का सिद्धांत जो है वो विद्युत चुंबकीय, मैं आपको लिख देता हूँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस सिद्धांत पे मोटर कार्य करती है। आपसे पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसका होता है, तो विद्युत मोटर का होता है, या फिर विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसका सिद्धांत होता है। आगे टॉपिक की बात करें तो इसमें हमारे पास में कार्बन ब्रशेस है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कार्बन ब्रशेस जो बेसिकली होती है वो आर्मेचर से विद्युत धारा को बाह्य उपकरण में भेजने का कार्य करती है, जो कि कार्बन की बनी होती है। उसे कम्यूटेटर हमारे पास में, कम्यूटेटर बेसिकली एसी को डीसी में करता है। ये एक युक्ति होती है जो विद्युत के को परिवर्तन करने का कार्य करती है, जो कि एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है। और बेसिकली हमारे पास में विद्युत प्रवाह प्रदान करता जो है वो कम्यूटेटर होता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो अगला भाग आप देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप अभी इसको मत पढ़ें क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
आगे हम बात करें तो इस आपके पास मोटर के प्रकार है। बेसिकली मोटर हमारे पास दो प्रकार की है, तीन प्रकार की होती है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहली मोटर डीसी प्रकार की होती है, फिर हमारे पास एसी प्रकार की और एक स्पेशल मोटर है। ये सभी की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डीसी मोटर की। डीसी मोटर की हम बात करें तो बेसिकली इसको हम चलाने के लिए डीसी आपूर्ति प्रदान करते हैं, यानी कि डीसी ऊर्जा उसको देते हैं। और ये भी हमारे पास में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ही काम करती है। और इसका सिद्धांत जो है, जब एक करंट ले जाने वाले कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कि ये हमारे पास में दो पोल हैं, इसके बीच में मैंने एक आर्मेचर को रखा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में मैंने आर्मेचर को रखा, तो आर्मेचर क्या करेगा, रोटेट करेगा, हल्का हल्का रोटेट होने की कोशिश करेगा। यानी कि ये इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, एक बल लगेगा, जो कि इस आर्मेचर को रोटेशन प्रदान करेगा, यानी कि इसको रोटना प्रारंभ कर देगा। यानी कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखते हैं तो वो चालक चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होने लग जाता है, मूवमेंट होने लग जाता है, घूमने लग जाता है। यही मोटर का एक सिद्धांत होता है। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये फील्ड मैग्नेट है, ये आर्मेचर इस प्रकार से होता है, ये कम्यूटेटर है और ये कार्बन ब्रशेस है। कम्यूटेटर ये वाले हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऊपर वाली आकृति, और इससे जो टच है वो ब्रशेस होती है। ब्रशेस से जो बेसिकली इसका यूज़ होता है वो कार्बन की बनी होती है और इलेक्ट्रिक जो धारा है उसको बाहर किसी भी उपकरण तक ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आप देखें स्टेटर वाइंडिंग, ये अंदर वाइंडिंग होगी, ऊपर आपका स्टेटर कोर हो गया। ये हमारे पास में पूरा आर्मेचर है जो कि रोटर कोर और रोटर शाफ्ट से बना है। एसी मोटर की बात करें, एसी मोटर को संचालित करने के लिए, यानी कि इनको शुरू करने के लिए एसी विद्युत धारा इनको इनपुट में दी जाती है। बेसिकली जब भी हम किसी भी चालक को अगर हम यहाँ से देखें, जब किसी चालक को या फिर किसी भी कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह करंट ले जाने वाला कंडक्टर एक बल का अनुभव करता है और इस बल के कारण यहाँ पे एक टॉर्क बनता है, जिसे हम एसी मोटर के रूप में जानते हैं। एसी मोटर बेसिकली सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रकार की होती है। सिंक्रोनस मोटर वो होती है जिसकी स्पीड जो होती है, जिसकी आरपीएम जो होती है, जो कि घूमने की क्षमता जो होती है वो नियत होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि 1000 आरपीएम से कोई मोटर घूम रही है तो बेसिकली एग्जैक्ट इसी 1000 आरपीएम से घूमेगी। हालांकि वो 998 आरपीएम हो सकता है, बट जो मोटर 1000 पे घूम रही है और कोई वही मोटर 700 आरपीएम पे घूमे तो इसका मतलब ये आपका सिंक्रोनस मोटर नहीं हो सकती, इसको एसिंक्रोनस मोटर हम कहेंगे। जिसकी गति नियत होती है उसे सिंक्रोनस मोटर कहते हैं और बेसिकली ये एसी के ऊपर ऑपरेट होती है। एसिंक्रोनस मोटर की हम बात करें तो ये बेसिकली इसकी जो गति है वो नियत नहीं होती, यानी कि परिवर्तनशील होती है और इसको भी एसी ही वोल्टेज दिया जाता है, जो कि आरपीएम में इसकी स्पीड को मेजर करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा आरपीएम का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो रेवोल्यूशन पर मिनट इसका पूरा नाम होता है, ध्यान रखना। आरपीएम रोटेशन प्रति मिनट इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, पूरा नाम ध्यान रखना आपका। पहला तो हमारे पास में एमसीबी था जिसका मैंने आपको बताया पूरा नाम। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आरपीएम, ये भी याद रखना। तो एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है और आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, यानी कि रोटेशन प्रति मिनट इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद विशेष मोटर की बात कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेसिकली हमारे पास में यूनिवर्सल मोटर, एक हमारे पास में स्टेपर मोटर और नेक्स्ट हमारे पास में जो मोटर होती है वो सर्वो मोटर होती है। बेसिकली यूनिवर्सल मोटर हमारे पास में मिक्सर, जो आपके घर में मिक्सी है, ग्राइंडर है, जूसर है, हैंड ड्रिल जो आप ड्रिल करते हैं, वो जो मशीन होती है उसके अंदर जो मोटर होती है वो बेसिकली यूनिवर्सल मोटर का एग्जाम्पल है। तो ध्यान रहे, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग मिक्सर, ग्राइंडर और जूसर, हैंड ड्रिल मशीन में किया जाता है। स्टेपर मोटर का बेसिकली उपयोग हम रोबोट्स में करते हैं और वो रोबोट से बेसिकली एंगुलर शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट के एंगुलर रोटेशंस के रूप में यूज़ किया जाता है। जहाँ पे भी हमें उसके शाफ्ट के एंगुलर रोटेशन प्राप्त करना है तो हम यहाँ पे स्टेपर मोटर का उपयोग करेंगे। सर्वो मोटर का उपयोग भी हमें रोबोट्स में ही करने को मिलता है, जो कि इसमें मोटर शाफ्ट को सटीक रोटेशंस की आवश्यकता होती है। जब हमें सटीक रोटेशन मिलता है या फिर सटीक रोटेशन की आवश्यकता होती है तो हम यहाँ पे सर्वो मोटर का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली हमने यूनिवर्सल मोटर जो बेसिकली मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन में यूज़ होती है। उसके बाद में हमने बात की कि हमारे पास स्टेपर मोटर क्या होती है। जब भी हमारे को एंगुलर टाइप का जो रोटेशन आवश्यकता होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। बेसिकली इसको रोबोट्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सर्वो मोटर को भी रोबोट्स में यूज़ करते हैं, लेकिन ये नियत स्पीड के लिए जानी जाती है, यानी कि इसकी गति जो होती है वो कांस्टेंट होती है, नियत होती है, चेंज नहीं होती। उसके बाद में कुछ फ्यूज़ हैं, कुछ उपकरण हैं जिनको पहचानने के बाद में उसका नाम लिखने हैं। ये एमसीबी होती है, ये किटकैट स्विच है। ये हमारे पास में जो स्विच है वो मिनी फ्यूज़ है, फ्यूज़ नहीं, ये फ्यूज़, ये एमसीबी हो गया।
ये हमारे पास में आर्मेचर हो गया, ये हमारे पास में सर्वो मोटर हो गया, ठीक है। तो ये आप याद रखें। मोटर के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। मोटर का सिद्धांत बेसिकली जब हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में दो पोल के बीच में किसी भी चालक को रखते हैं, यानी कि आर्मेचर को रखते हैं, जिसका नाम ABCD है, और उसके जो चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण, जो कि N2S चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होता है, उसके कारण जब उसके चालक में, जिसे हम आर्मेचर ABCD का नाम दिया है, वो जब घूमने लगता है या फिर उसमें किसी प्रकार की गति प्रारंभ हो जाती है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो उसके कारण यहाँ पे मोटर का जो गतिशील है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है, मोटर स्टार्ट हो जाती है, चलना प्रारंभ कर देती है। तो आप देख सकते हैं दो पोल के बीच में जब हम किसी आर्मेचर ABCD को रखते हैं, तो वो आर्मेचर ABCD जो है चुंबकीय क्षेत्र के कारण घूमने लगता है, और उस घूमने के कारण ही मोटर हमारा चलना प्रारंभ कर देती है। यही चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है, जो कि आप स्क्रीन पे इसका डायग्राम देख सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप इनको बिल्कुल रट के जाए, ये ध्यान रहे, इनको रट के जाए। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप लोग अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ करें, यानी कि आपका जो बायां नियम है, बायां हाथ है, उसको आप ले। बेसिकली इसको मोटर पे लगाया जाता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम मोटर के ऊपर निर्भर करता है, मोटर के सिद्धांत होता है। तो इसमें हम हमारे अंगूठे को, जो कि चालक की बल हमें प्रदर्शित करेगा, और उसके बाद तर्जनी जो है वो हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र, और नेक्स्ट हमारे पास में जो मध्यिका है वो हमारे पास में विद्युत धारा को। तो आप हाथ पे नियम का लगा के देखेंगे तो ये देख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास में ये फोर्स यानी कि बल को प्रतीत कर रहा है। ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र होगा, और ये अंगुली जो है आपकी करंट को प्रदर्शित कर रही है। अंगूठा आपके बल को, आपके चालक के बल को, और चुंबकीय क्षेत्र जो है आपकी मध्यिका को, तर्जनी सॉरी, और मध्यिका जो है वो करंट को प्रदर्शित करती है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स में। तो ये भी आप याद करके जाए। तो ये चीज़ें हमारे पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। दूसरी चीज़ आप और याद करेंगे कि जब मोटर की स्पीड को आप मेज़र करना है, तो उसको स्पीड को मेज़र करने के लिए जो यंत्र यूज में लिया जाता है उसे टैकोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो टैकोमीटर क्या होता है? मोटर की स्पीड यानी कि मोटर की गति को मापने का एक यंत्र होता है, जिसका नाम टैकोमीटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमने बेसिकली फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे अब इस वीडियोस में देख रहे हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कौन सी मोटर है AC के साथ साथ DC बिजली की आपूर्ति में भी काम आती है? तो ये मोटर आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रहे, इन ऑप्शंस को आप रट के जाना है, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रोबोट्स में बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर दोनों यूज़ करते हैं। लेकिन अगर रोबोट्स में एंगुलर स्पीड आपको देनी है, रोटेशन दे रहा है एंगुलर, तो आप यहाँ पे स्टेपर मोटर यूज़ करेंगे। अगर किसी भी रोबोट्स को नियत गति से संचालित करना है या प्रारंभ करना है, शुरू करना है, तो सर्वो मोटर यूज़ करेंगे। तो दोनों इसमें आप देख लीजिए, प्रायोरिटी आप स्टेपर मोटर को देंगे। कौन सी मोटर शाफ्ट का एंगुलर घुमाव यानी कि स्टेपर, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। मिक्सर में निम्न में से कौन सी मोटर का उपयोग में लिया जाता है? तो यूनिवर्सल मोटर का उपयोग जो है वो मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर और आपका ड्रिल मशीन में यूज़ की जाती है। MCB का पूरा नाम मिनी सर्किट ब्रेकर होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा फ्यूज़ का प्रकार नहीं है? तो इसमें आप देखें तो पेपर फ्यूज़ इसका प्रकार नहीं है। निम्न में से एक मोटर अतुल्यांक गति का काम होता है। तो अतुल्यांक वाली जो मोटर होती है वो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो इंडक्शन मोटर जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सॉरी। उसके बाद में हमारे पास में निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिक मोटर का हिस्सा इनमें से नहीं है, तो फ्यूज़ इसका हिस्सा नहीं होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में MCB का हिस्सा इनमें से नहीं है, तो इसमें सोलेनॉइड, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्किट संरक्षण उपकरण नहीं है? तो संरक्षण उपकरण जो है वो आपका स्विच नहीं है, बाकी MCB, फ्यूज़, रिले ये सभी जो है अधिक धारा, उच्च धारा को रोकने का काम करते हैं। नेक्स्ट, आपके पास में जो निम्नलिखित कथन है उनमें से सही उत्तर को भरना है। तो ऑप्शन नंबर पहले में AC/DC हो जाएगा, और दूसरे में आपका बेसिकली जो है वो जूसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो रोबोट्स आर्म की डिज़ाइन के आमतौर पर यूज़ की जाती है। तो स्टेपर मोटर इसमें जो है आपका स्टेपर मोटर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में। थर्ड की हम बात करें तो AC मोटर के प्रकार जो है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर और यहाँ पे एसिंक्रोनस मोटर आ जाएगा। मोटर के फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ठीक है, दाएं हाथ का नियम उपयोग में लिया जाता है मोटर में। मोटर का सिद्धांत तो है चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यहाँ पे आ जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आप इसको लिख लें। मोटर के सिद्धांत हमने पढ़ लिए।
मोटर की हम बात करें तो इसमें परिवर्तन जो करती है मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोटर ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। किट कैट फ्यूज बेसिकली सेरामिक धातु के बने होते हैं। मोटर का घूर्णन भाग जो है वो रोटर होता है। मोटर का स्टैटिक भाग आपका जो है स्टेटर होता है। विद्युत परिपथ का पथ जिसका प्रतिरोध कम होता है तो शॉर्ट सर्किट ऑप्शन नंबर इसमें जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस थे जहाँ से आपको खाली स्थान में कुछ क्वेश्चन भरवाएगा। तो ये फर्स्ट यूनिट से यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप इनको बिल्कुल पढ़ के जाए। और इससे पहले मैंने 10 ऑब्जेक्टिव करवाए, ये ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव इनको पढ़ के जाए और 10 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी जिनके अंदर खाली स्थान आएगा वो पढ़ के जाए। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो सही गलत आपसे पूछेगा वो भी यहाँ पे पूछेगा। सिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन मोटर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में राइट है एमसीबी में माई मेटेलिक स्ट्रिप के 2 अलग अलग धातु से बनी होती है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 12वां सही है। यूनिवर्सल मोटर केवल डीसी पावर पर कार्य करती है, नहीं ये एसी और डीसी दोनों पे काम करती है, तो ये गलत हो जाएगा। सर्किट में शॉर्ट सर्किट के कारण तापमान में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है, करंट बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा। मिक्सर ग्राइंडर जूसर में मिश्रण के लिए स्टेपर मोटर का उपयोग किया जाता है। स्टेपर मोटर का उपयोग नहीं किया जाता, यहाँ पे हम यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आरपीएम का जो मतलब है वो रोटेशन प्रति मिनट, बिल्कुल सही है, सही है। टेकोमीटर एक हैंड हेडल्स डिवाइस है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर की विद्युत क्षेत्र को मापने, विद्युत क्षेत्र थोड़ा नापते हैं, इसमें हम गति नापते हैं, विद्युत जो मोटर है उसकी गति मापते हैं टेकोमीटर से। ठीक है, बिजली के मोटर के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बिल्कुल सही बात है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो है मोटर पे लगता है, दाएं हाथ का नियम उसका जनरेटर पे लगता है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप किट कैट फ्यूज़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, नहीं बाई मेटेलिक जो स्ट्रिप होती है वो एमसीबी के अंदर यूज़ की जाती है। एमसीबी का पूरा नाम अर्थ मी नेचर सर्किट ब्रेकर होता है, ना कि अर्थ मी नेचर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने जो किए हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स किए और 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे और 10 क्वेश्चन हमारे पास में जो थे वो सही और गलत थे। इनमें से कोई आपको 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मेरे पास में लघु उत्तर प्रश्न आते हैं जिसके अंदर से ये 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। इनको मैंने यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर लिया है, आप लोग उनको वहाँ से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे पास में चैप्टर नंबर 1 था। चैप्टर नंबर 2 आप देख पा रहे हैं औजार है, इससे भी हम बात करेंगे। तो पहले चैप्टर में अगर मैं बात करूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है पहले चैप्टर में आप पढ़ के जाएंगे फ्यूज़ के बारे में, फिर पढ़ के जाएंगे एमसीबी के बारे में, फिर आप पढ़ के जाएंगे शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और आपका अर्थिंग। ठीक है, ये 3 पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में मैं बात करूँ नेक्स्ट तो आप पढ़ के जाएंगे मोटर की परिभाषा और उसका सिद्धांत और मोटर क्या होती है। उसके बाद में आप पढ़ के जाएंगे मोटर की गति किस में मापते हैं, टेकोमीटर में नापते हैं। बस ये चीज़ें आपको एग्जाम्स में 11 तारीख को पढ़ के जानी, इससे अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और सेकंड पार्ट में अंदर मैं सेकंड चैप्टर को डिस्कस कराऊंगा, आप लोग सेकंड पार्ट में उसको देख लीजिएगा। आपको स्किल प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन पोर्टल पर ये वीडियोज़ अवेलेबल रहेंगे। जो भी कैंडिडेट्स बोर्ड के हैं कृपया करके इस वीडियोज़ को जरूर देखें। थैंक